यस, तो हम आ गए हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में। क्लास 7 डीएवी स्कूल, सब्जेक्ट एसएसटी, जिसमें से हम हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। आई अगेन रिपीट, क्लास 7 डीएवी स्कूल, सब्जेक्ट एसएसटी, एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। हम फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर चुके हैं, जो हमारा ट्रिप्टाइल स्ट्रगल तक फिनिश्ड हो गया था। आज हम इस चैप्टर को फाइनल पार्ट 2 में फिनिश करेंगे, जिसमें हमारा राजपूत और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या जो भी रेस्ट वर्क है वो सारा इसमें कवर होगा, या गवर्नेंस जितना भी है वो सारा हमारा इसमें कवर होगा। ठीक है, तो अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ। हम साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएंगे। मैं कैसे करना है काम वो आपको, जैसे मैंने लास्ट पीडीएफ में बताया, लास्ट वीडियो में बताइए चीजें कि राइट हैंड साइड पर टेक्सचुअल फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड पर टेक्सचुअल फॉर्म में, सब आपको करके दिखाया कैसे पॉइंटर्स निकलेंगे, कैसे क्या निकालना है आपको, जो आपको मेन याद रखना है, कैसे आंसर करना है, वो मैं दोबारा इसमें अगेन बताऊंगी। ठीक है, तो सब चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चलिए, अराउंड 19th century CE, the whole of the North India had become a patchwork of small kingdoms. अब हम देख रहे हैं 19th century तक आते आते जो भी हमारा नॉर्थ इंडिया था वो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में क्या हुआ था बेटा, बट गया था। ठीक है, द पावर ऑफ राष्ट्रकूट की पावर थी, पल्लवास की थी, और प्रतिहार्स की थी। ठीक है, 10th सेंचुरी आया सीई, ये एक डेवलपमेंट का टाइम कहा जाता है, मिडिवल पीरियड का या मिडिवल इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, पहले मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ साथ साथ, राजपूत के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बन सकता है कि 19th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिडिवल इंडिया के अंदर कैसा दौर चल रहा था, कैसा था जी, डेवलपमेंट का था। ठीक है, DIE, मिडिवल इंडिया का एरिया कैसा था, कैसा एरिया था जी, डेवलपमेंट एरिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ना कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, जैसे इसी का ही अगर मैं आपको फर्स्ट पहला पॉइंटर बताऊं, तो इन्होंने क्या बोला है इस पहले पॉइंटर में कि इंडिया अब किसके कांटेक्ट में था, इंडिया का कांटेक्ट बताया है किसके साथ था, वेस्टर्न एंड साउथर्न एशिया, इंडिया कांटेक्ट, TACP। सेकंड इसी का ही पार्ट अगर आप देखोगे, सेकंड पॉइंट ये क्या बताते हैं, सेकेंडली द मोस्ट कॉमन किंगडम केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत। किसके अंदर आ गए थे जी, राजपूत के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंटर आप क्या बताओगे, क्या देखने को मिलेगा आपको, राजपूत। ठीक है, राजपूत के बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड द लास्ट वन इज द फाइनल। ठीक है, लास्ट वन इज द फाइनल। देखिए, अब फाइनल यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फाइनली द कॉन्टिन्यूस वॉर पॉलिटिकली क्रिएट इंस्टेबिलिटी। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि पॉलिटिकली क्या था, इनस्टेबल था। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता करने को मिलेंगी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक सेकेंड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, INSTA BILITY। हाँ, अस्थिरता थी। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, जो कि मेजर क्या था, कॉज था टर्किश इन्वेजन का। और आपसे क्या पूछेंगे ये, टर्किश इन्वेजन। फोर्थ पॉइंट, कैसे टर्किश लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, TURKISH। ठीक है, ये टर्किश इन्वेजन का कॉज, तो जो मैंने ऊपर अभी मेंशन करे हैं वो आपको बताना है। पहली बात तो कहाँ था और क्यों था, वेयर पूछेंगे, प्लस
वेयर एंड वाई, या पूछ सकते हैं हाउ, कैसे था, तो भी सेम आएगा। ठीक है, आंसर फॉर्मेशन तब भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आया इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। राजपूत प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मिडीवल इंडिया। दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, वो अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस थे। देर वॉज नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों के ओरिजिन की कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। द वर्ड राजपूत मीन्स सन ऑफ राजा, मतलब राजा का बेटा, किंग। बट ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, पर सभी राजपूत रॉयल फैमिली से बिलोंग्स नहीं करते। मेनी राजपूत ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सन और मून, बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जो सन और मून से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो सन से करते हैं दे कॉल्ड द सूर्यवंशी, और जो मून से करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, चंद्रवंशी कहा जाता है। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट राजपूत आर डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन ट्राइब्स, ये देखने को मिलते हैं कि ये कहाँ के हो सकते हैं, शायद फॉरेन ट्राइब्स के हो सकते हैं, हु हैड सेटल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में सेटल्ड हो चुके हैं। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट मेन फोर क्लासेस ऑफ राजपूत, राजपूत के यहाँ पर फोर क्लान्स देखने को मिलते हैं, सॉरी, फोर क्लान्स फ्रॉम द फायर ऑल्टार्स। फायर ऑल्टार्स होते हैं अग्नि कुंड। ठीक है, अग्नि कुंड को फायर ऑल्टार्स कहा जाता है। ठीक है, हेंस दे आल्सो नोन एज अग्निकुलास, जिसे क्या कहा जाता है, अग्निकुलास भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर अग्निकुलास से क्वेश्चन उठता है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें टॉपिक में कवर करना है। पहला क्या है, मालवा, राजस्थान के गुजरात के जो राजपूत होते हैं उन्हें प्रतिहार्स कहते हैं। अजमेर वाले चौहान होते हैं, गुजरात वाले चालुक्य होते हैं। ऑलमोस्ट 36 हमें क्लान्स देखने को मिले हैं, कहाँ पर, राजपूतों के। ठीक है, ये एक बेसिक था, या ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम अलग अलग करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौहान डायनेस्टीज एंजॉय अ स्पेशल चौहान डायनेस्टीज एंजॉय अ स्पेशल प्लेस ऑफ प्रेस्टीज अमंग ऑल द राजपूत क्लान्स। इन्होंने सबसे ज्यादा स्पेशल करा है, यहाँ पर अपना प्रेस्टीज बना के रखिए, हम कैसे कह सकते हैं। लास्ट वर्ड मेरे पास है नहीं रिमेम्बरेबल, बताओ। द चौहान द चौहान किंग रूल्ड ओवर द गुजरात अ पार्ट ऑफ राजस्थान, तो ऐसे आप ऊपर क्या लिखोगे यहाँ पर, चौहान डायनेस्टी। इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, अब आपको फ्लो चार्ट बनाना कौन किसके बाद आया। ठीक है, कहाँ पर करा, गुजरात और राजस्थान पे, तो यहाँ लिखोगे गुजरात और एक तरफ क्या लिखोगे, राजस्थान, इन्होंने इस पे करा है। फिर पृथ्वीराज चौहान आए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, पहला बन गया। फिर पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ आपके पास, दूसरे आ गए। पृथ्वीराज चौहान वॉज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग अमंग्स द चौहान, चौहानों में से सबसे ज्यादा थे। ठीक है, ही केम थ्रोन 1777 में। ही मेड मेनी कॉन्क्यूस्ट। ही ऑल्सो, क्या है बेटा, he also he also checked advanced by the Muhammad Gaur Afghanistan by defeating him battle of Tarain near Bhatanda। हाँ, हमें ये देखने को मिलता है उन्होंने बैटल भी डिफीट करा है, किसके साथ, तेराइन का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, आज के टाइम में वो भटिंडा के पास जगह है जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी है। इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स ऑफ हीरो, आज भी पृथ्वीराज चौहान बहुत सारी फोक टेल्स मतलब कहानियां। ठीक है, कौन सी कहानियां, जो हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है, उनके सुपर हीरो रहे हैं इंडिया के। चंद्र बरदाई भी एक बहुत अच्छे क्या है, आपको कंपोजर देखने को मिल सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो चंद्र बरदाई को। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स जो है वो एपिक करी है, मतलब उनकी लिखी हुई कविता एपिक्स हो गई, एपिक समझो, मतलब बहुत फेमस। जैसे पृथ्वीराज रासो, ये तो बहुत फेमस है। जो भी बंदा लिटरेचर का है, जैसे मैं हिंदी लिटरेचर क्यों या इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ोगे तो भी ये बंदा आएगा। ठीक है, तो और उसकी ये पृथ्वीराज रासो आएगी। पृथ्वीराज रासो के अंदर क्या बताया गया, ब्रेवरी और हीरोइज्म, पृथ्वीराज का ही बताया उन्होंने, डिपिक्ट करा है कैसे पृथ्वीराज ने लड़ाई लड़ी और सब कुछ है। एक यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी है, डू यू नो, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये लोग पूछते हैं। जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज, जयचंद कहाँ का राजा था, कन्नौज का राजा था। ठीक है, अब ये ना सुनो मेरी बात, ये इट्स अ काइंड ऑफ, कह सकते हो कि ये ना घर की घरेलू कलेश की कहानी है, ऐसा समझ के चलो, जल्दी आएगा। जयचंद कहाँ का राजा था, कन्नौज का राजा था। ठीक है, हेल्ड अ स्वयंवर
उसने अपनी बेटी का स्वयंवर, ठीक है, रचा। अभी हमें जयचंद की रानी नहीं पता तो हम यहाँ पर उसको कुछ नहीं लिखते, ठीक है। जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयुक्ता, ठीक है। और उसने ना, जयचंद ने पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं करा। हाँ, और पृथ्वीराज बेसिकली कौन है, इसका भाई है जयचंद। तो बेसिकली संयुक्ता कौन हुई, संयुक्ता का पृथ्वीराज क्या लगा, चाचा या ताऊ, है तो चाचा ही। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो मैंने पढ़ी है, या जो कॉमन सब जगह आपको मिल जाएगी नॉर्मल, ठीक है। उसको इनवाइट नहीं करा। ही प्लेज, और हर एक ऑथर के अकॉर्डिंग अलग स्टोरी है, बट 90% आपको यही स्टोरी मिलेगी। ही प्लेज द स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज, तो उसने ना गुस्से में आके ना पृथ्वीराज को अपना डोर कीपर बना दिया, द्वारपाल। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे सती के टाइम पर हुआ था ना, कि शिव जी को बोला गया था कि नहीं, सती के पिता ने, कि तुम, हम तुम्हें इनवाइट नहीं कर रहे और तुम जाके वहां द्वारपाल के तरीके से खड़े हो जाओ, है ना। तो उसको डोर कीपर बना दिया, उसकी खूब इंसल्ट करी। द प्रिंसेस ऑफ कन्नौज, कन्नौज के प्रिंसेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। असेंबल द इंस्टेड प्लेस ऑफ गार्लैंड ग्राउंड द स्टैचू ऑफ नेर, और उससे, जो प्रिंसेस ऑफ कन्नौज है, प्रिंसेस कौन होती है, क्वीन नहीं बोल रही मैं, राजा की बेटी संयुक्ता से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा ये कौन है, अब इसने ना स्टैचू रखा है, ठीक है, उससे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तो कि ये कौन है, ऐसे ऐसे क्यों, क्योंकि संयुक्ता ने पृथ्वीराज के किस्से सुने थे, पर उसे ये नहीं पता था कि पृथ्वीराज का हमारे यहाँ पर कोई रिलेशन है। देखो यहाँ पर भी नहीं बताया कि पृथ्वीराज का क्या रिलेशन है, ये आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली अब एक छोटी सी लड़की है जिसको बचपन से सुनाया जा रहा है पृथ्वीराज एक हीरो है, समझ रहे हो, और उसने ऐसी लड़ाइयां लड़ी है, वो ऐसा सुंदर दिखता है, उसने तो लोग अफेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। तो और स्वयंवर चल रहा है, तो संयुक्ता ने अपने फ्रस्ट्रेशन और ईगर और इन सब चीजों के चक्कर में उस भरे स्वयंवर के बीच में से किसी के भी वर को ना चुनकर उस स्टैचू को, पृथ्वीराज के स्टैचू को क्या कर लिया, चुन लिया। मतलब उसके गले में, स्टैचू के गले में वरमाला पहना दी जाके, ठीक है। बिफोर द काउंटर रिलीज दैट हैपन, पृथ्वीराज who had hiding close by sprung by rode away the princess। अब पृथ्वीराज ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ एज यूजुअल, अब यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं है, ठीक है, इसमें बस छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि अब उसने तो अपनी, अब तो कलेश होना ही था ना, बाप ने इतनी मेहनत करके एक स्वयंवर रचाया, इतने अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाया, इतने अच्छे अच्छे स्वयंवर में लड़के आए होंगे, और तुमने जाके किसके गले में हार डाला, स्टैचू के, और वो भी किसके, जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है ना, जो तुम्हारे पिताजी का दुश्मन है। जी, जो तुम्हारे पिताजी का दुश्मन है तुम उसी के गले में वरमाला पहना दोगी। वो तो अटिलस की इस स्टोरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, अभी तक संयुक्ता को पता नहीं है कि पृथ्वीराज का हमसे रिलेशन है या नहीं है। उसके लिए तो वो एक अभी भी हीरो, उसका अफेक्शन हीरो, जैसे वो प्यार करती है XYZ एंड ऑल, समझो, ठीक है। अब पृथ्वीराज को ये बात पता लगती है कि एथिकली तो उसने मेरे को चुन लिया है। तो अब नॉर्मली तो ऐसे उसने चुन लिया तो वो हुआ ना उसका हस्बैंड। वही पृथ्वीराज आसपास का ही होता है जो उसमें बताया। पृथ्वीराज आता है, खूब कलेश होता है, हो गई, ठीक है, और वो आता है और अपनी प्रिंसेस को भगा के ले जाता है। हु इज द प्रिंसेस नाउ, अब वो प्रिंसेस प्रिंसेस नहीं है, अब वो क्वीन हो चुकी है, किसकी, पृथ्वीराज की। और कौन है वो, संयुक्ता। तो ये स्टोरी आपको बताती है कैसे पृथ्वीराज ने संयुक्ता को स्वयंवर से स्वयंवर से जीत के लेके गया, ये उसके पृथ्वीराज के जो लेखक हैं वो बताते हैं। और जयचंद के जो लेखक साइड के, वो देखो, मेरी तरफ का जो बंदा वो मेरी अच्छाई करेगा ना, तुम्हारी तरफ का बंदा तुम्हारी अच्छाई करेगा, है ना। तो जयचंद वाले लोग क्या समझाते हैं यहाँ पे, पूरा डिपिक्टेशन नहीं है, जो जयचंद वाले लोगों में बताते हैं कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का हरण करा, या हरण की बात हो रही है और वो बोल रहा है मैंने कैसे जीता। ये दोनों अलग है, ये कॉन्ट्ररी पार्ट है, ये हिस्ट्री अब तक डिपेंड कर रही है,
ठीक है, अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, कोई कंटेंट ही नहीं है, मैंने बस आपको ओवरलुक दे दिया है ताकि आपको एक वाइड रेंज मिल जाए, दैट्स इट। द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी, अब यहाँ लड़ाई किसकी थी? सुप्रीमेसी की, जो मैंने आपको बताया। कांस्टेंट फाइटिंग हो रही थी, रीड कर लो कुछ। कांस्टेंट फाइटिंग हो रही थी, क्रिए और डिसयूनिटी थी, इम्यूनिटी थी राजपूत के बीच में, वो तो होनी थी भाई। ठीक है, दिस अट्रैक्ट द मुस्लिम इन्वेजन, और यहीं से अट्रैक्शन हुआ मुस्लिम्स का। जब घर में कलेश चल रहा हो तो दूसरा बंदा तो बैठ के आग सेकता है ना। ठीक है, द राजपूत फेल्ड, राजपूतों ने फेल कर लिया था खुद को, और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने हाथ जोड़ने पड़े, और हम देखते हैं धीरे धीरे करके कौन घुसा आया था? अरब आ गया था। अब हम नॉर्थ इंडिया का क्या देखेंगे? अब ये आप पता है कैसे बनाओगे, ये आप इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, हम इसको अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे ना टेक्सचर एंड गवर्नेंस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको ना एक, यहाँ पर नहीं बनाना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कैसे बनाना है। इसे इरेज कर देती हूँ, लो, ये सब मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। अब देखिए हम गवर्नेंस कैसे बनाने वाले हैं। ऊपर हम लिखेंगे गवर्नेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे सारे टॉपिक। यहाँ एक कॉलम बनाइए जहां लिखेंगे हम टॉपिक्स। अब मेरी हैंड राइटिंग इसमें सच में कचरा आ गई है, इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, TOPIC, टॉपिक। और मैं यहाँ लिखूंगी फीचर, FEATUR, फीचर्स। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका? एडमिन। ठीक है, एडमिन में जो जो चीजें आप मार्क करोगे वो। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, फिर है आपका सोसाइटी, SC, ये ना, SOCIETY, सोसाइटी के बाद है आपका रिलीजन, RELIGION, रिलीजन। नेक्स्ट क्या है बेटा? एजुकेशन, और फिर है आर्ट, एजुकेशन, फिर है आपका आर्ट प्लस आर्किटेक्ट, पूरा नहीं लिख रही मैं, ठीक है। फिर क्या है आपका? टेम्पल, टेम है, ट्रेड है, सॉरी, ट्रेड। फिर क्या है बेटा? खत्म। अब देखो यहाँ पर ना आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे देखने को, मैंने यहाँ पर सारे बना दिए हैं। ठीक है, अब हमें बस इन सब के आगे इनके फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, एडमिन में अब जो जो मैं इसमें मार्क करा रही हूँ आप वो वहां वहां वैसे वैसे फिल कर लेना अकॉर्डिंगली। सबसे पावरफुल था, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया, असिस्ट बाय डिफरेंट ऑफिशियल, डिफरेंट ऑफिशियल असिस्ट कर रहे थे। ठीक है, मेन मेन लाइन मार्क करनी है। डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, प्रोविंस में बढ़ गया था। ठीक है, किंग वॉज हेडेड ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज द जुडिशरी, किंग ही हेड था किसका? मिलिट्री का और जुडिशरी का। और बहुत ज्यादा स्पेंड करता था अपनी मनी को कहां पर? बिल्डिंग अप टू स्ट्रॉन्ग आर्मीज। ठीक है, चार पॉइंटर मिले। ऑल पावरफुल, असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल, डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, किंग हेड है किसका? मिलिट्री और जुडिशरी का, और आर्मीज को स्ट्रॉन्ग करा। ठीक है, इकोनॉमी हम क्या देखेंगे? इकोनॉमी यहाँ पे डिफरेंट थी सोशल क्लास की। रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा हाई थी, ट्रेडर्स बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस थे, गांव के लोग बहुत ज्यादा पुअर थे। ठीक है, और जो टेम्पल्स थे वो रिचेस लोगों ने बनवाए थे, और मतलब अमीर लोगों ने बनवाए थे, एज यूजुअल टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ द रिचेस। ठीक है, अमीरों के लिए वो क्या थे? एक सेंटर थे, और अट्रैक्शन भी था किसका? इन्वेडर्स का। फ्यूडल सिस्टम चल रहा था कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, द किंग ग्रांटेड लैंड एज रिवॉर्डेड टू द ऑफिशियल टू बी द ठाकुर और राइज। हाँ, जो राजा हुआ करते थे वो अपने ऑफिसर्स को मतलब अच्छे लेवल पर जो होते थे ऑफिसर्स, जो नहीं कि तुम द्वारपाल को दे दिया कुछ उठा के, जो उनके मेन हाथ के नीचे, जैसे जो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा होगा उसको खुश होकर कुछ ना कुछ लैंड देते थे। ठीक है,
लैंड दे प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंट देते थे। फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन मैनी एम्पायर्स, फ्यूडल सिस्टम ने बहुत ज्यादा डिक्लाइन करवाया बहुत सारे एम्पायर्स को, जिसकी वजह से लैंड रेवेन्यू किंग के पास आता था। द वीकेंड ऑफ द पावर ऑफ द किंग, मोर ओवर फ्यूडल लॉर्ड्स, बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स कौन से थे, चौहान थे, परमार्स थे, बिकम पावरफुल, अब वो पावरफुल हो चुके थे और इंडिपेंडेंट एम्पायर बना चुके थे। क्योंकि हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर छोटे छोटे किंगडम्स में वो बढ़ चुका है ना, ठीक है। सॉरी। अब हम देखते हैं सोसाइटी कैसी थी। द रिजिड कास्ट सिस्टम लीड द, सॉरी, द रिजिड कास्ट सिस्टम लीड टू द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था, कह दिया गया जो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा वाला था, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स कौन से हुआ करते होंगे उस टाइम पर, ब्राह्मण्स, क्योंकि वही बना रहे हैं ना। ब्राह्मण ने कह दिया कि जितनी भी लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन है वो इस कुएं से पानी नहीं पियेंगी, तो नहीं पियेंगी भाई, नहीं पियेंगे, कुछ भी कर लो। तो ये ऐसे कुछ चीजें हो गई थी। और ब्राह्मण अपनी लग्जीरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। ब्राह्मण्स की लग्जीरियस लाइफ, हाँ, प्रिविलेज थी। पढ़े लिखे होने का फायदा ना, सोच लो तब फायदा था तो अब तो क्या ही फायदा होगा। लैंड कल्टीवेटेड होते थे वो शूद्रास के पास होते थे, ठीक है, बाय द टैक्स एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा रही हूँ, ठीक है, बट आपको लिखना खुद है और लिख के मुझे क्रॉस चेक कराना सब। कंडीशंस जो थी वो क्वाइट मेजरेबल, मैं वही चीज बता रही हूँ। अगर आप एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, पीरियड साइकिल को आप समझ रहे हो कि भाई ये तो अपराध हो गया, कुएं का पानी पी लेगी तो कुएं में खून बन जाएगा, नहीं भाई, पानी पानी रहेगा। तो ये क्या मिजरेबल कंडीशन है कि सामने वाला व्यक्ति समझने को ही तैयार नहीं है। दे वर डिप्राइव्ड एजुकेशन, इवल प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके की इवल प्रैक्टिसेस। इवल प्रैक्टिसेस क्यों बोला गया, ये बेकार की प्रथाएं हैं, हाँ, एक्चुअल में किसी को सती होने के लिए कहा जा रहा है, पॉलीगैमी बोला जा रहा है, चाइल्ड मैरिजेस कराई जा रही है। है नहीं, ठीक है। रिलीजन देखने को मिलते हैं। द राजपूत मेनली वर्शिप्ड ऑफ गॉड विष्णु एंड शिवा। राजपूत जो है वो किसका किसका वो करते थे, लॉर्ड विष्णु और शिवा का करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो वर्शिप, किसकी वर्शिप करते थे, काली की करते थे, लक्ष्मी की करते थे और दुर्गा की करते थे। राजपूत किंग्स गेव गिफ्ट, राजपूत गिफ्ट में ब्राह्मण्स को ना बड़े बड़े लैंड दे दिया करते थे। कैसे देते थे, मैं आप यज्ञ के बाद अगर कोई मान, मैं कॉमन बता रही हूँ, इफ आई एम द राज, ठीक है, और मेरा एक्स नाम के किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने पूजा कराई है और उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे करोगे या अश्वमेध यज्ञ करो। अब आपको उतना डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया नहीं है तो अभी मैं पढ़ जाऊंगी भी नहीं, ठीक है। आप ऐसे ऐसा डिस्क्रिप्शन में कीजिए और आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आपकी एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज है जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। तो अब उस राजपूत के साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ, समझ रहे हो। तो अब क्या समझ में आया इससे, मुझे क्या रहेगा, मेरा फेथ हो जाएगा उस ब्राह्मण पे, और मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं खुश होकर उसे एक लैंड दे दिया, समझ रहे हो, ठीक है। ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्रह्माद्य और आग्रह, हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन द बुद्धिज्म, हिंदुइज्म अब ज्यादा बुद्धिज्म से ज्यादा पॉपुलर हो गया था। मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन द साउथ ईस्ट एशिया, टर्क्स अट्रैक्ट द मिशनरीज, ठीक है, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज एट द नालंदा। और कहाँ पर थी वो, नालंदा पर थी। नालंदा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अब रिवाइव करी गई है, अब रिवाइव करी गई है कितने सालों बाद, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड भक्ति भक्ति सेंट ज्यादा थे, ठीक है। अब इस टाइम पर इतना वो लिटरेचर पार्ट है, ये मैं आपको नॉवल बता देती हूँ। दो तरीके के युग चल रहे थे, ठीक है। पहले लोग जब अटैक्स हुए तो ना लोग राजाओं के पास भागे, राजा ने बचाएंगे नहीं बचाएंगे, पर राजा सबको बचाने के साथ खुद को भी तो बचाएगा ना। जो लोग मरेंगे वो तो मरेंगे युद्ध के अंदर, ऐसा तो है नहीं, ये कॉमन है। उस टाइम पे युद्ध में तो मैं डिनोट कर रही हूँ, आज के टाइम पे वॉर समेट लो। इधर से सोल्जर जाएंगे, इधर के मरेंगे तो उधर के नहीं मरेंगे क्या, उधर के गोली खा के पैदा हुए नहीं, वो भी मरेंगे ना, ठीक है। तो मैं आपको कॉमन चीज क्या बता रही हूँ, जब लोग बाग दुखी हो गए ना तो वो भगवान की शरण में गए, वहां से भक्ति युग चालू हुआ। जब आप भक्ति युग के बारे में पढ़ोगे, इसमें भी आएगा, हिस्ट्री का हिस्सा है वो, ठीक है। भक्ति युग के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएंगे अलग अलग उपासक, डिवोटीज, एक जो लॉर्ड विष्णु के, एक लॉर्ड शिवा के आएंगे जो हम रिलीजन में देखते हैं,
उसमें आएगा नयनार और वैष्णव। ठीक है, मतलब एक होंगे वैष्णव जो विष्णु को मानते होंगे और एक होंगे शिव को मानने वाले। ये दोनों कंट्रीज में अलग अलग बट जाएंगे। ठीक है, तो एक कहेगा मेरे भगवान बड़े, एक कहेगा मेरे भगवान बड़े। और एथिकली दोनों ही, ऐसा नहीं है कि दोनों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो लोग एक दूसरे को, वो करेंगे। आपके हिसाब से विष्णु बड़े, मेरे हिसाब से शिव बड़े, पर मैं विष्णु को भी खराब नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे आराध्य है, मेरे जो शिव है वो विष्णु के ही भक्त है। ऐसे ही आप मेरे शिव को कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके जो विष्णु है वो मेरे आराध्य के भक्त है। बस हमारा फेथ अलग अलग है। तो लोग बाग दुखी होकर कहा मुड़े, भक्ति की तरफ मुड़े। वहां आप देखोगे राम भक्ति और शिव कृष्ण भक्ति में बदलेंगे, फिर वहां मीरा आएगी। ठीक है, तो वो एक है, यहाँ पर आप देखते हो कि लोग गॉड डिवोटीज हो गए, ऑपोजिट टू द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और जब वो भक्ति की तरफ गए तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सुपरस्टिशन और नैरो माइंडेडनेस की तरफ भी और बढ़े। कैसे बढ़े भाई, मैं आपको बताती हूँ। सुपरस्टिशंस, जब इन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपका दिमाग सब जगहों से हट जाता है ना, तो आपको आपको लगता है कि यार भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने में मेरी मन्नत पूरी हो रही है, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन। ये कोई गलत चीज नहीं बता रही मैं, सुपरस्टिशन यहाँ तो मैं आपको एक पॉजिटिव सेंस में बता रही हूँ, पर उस टाइम पे ये कुछ लोग इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक रेफरेंस के तौर पर भी करते थे। अब ये कंटेंट आपकी किताब में से कट गया, पहले था। मैं आपको फिर वो एक कंटेस्ट बता रही हूँ, रिलीजन के बेस पर भक्ति इस तरीके से ही होती है ना, सब ऐसे ही करते हैं। मैं अलग नहीं बता रही, आप अलग नहीं कर रहे। मेरी आस्था है कृष्ण भक्ति में, तो मैं लड्डू गोपाल ले आऊंगी। समझ रहे हो, मेरी आस्था है राधा रानी में, तो मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी, राधा रानी की भक्ति करूंगी। सबका अपना अपना फेथ होता है, मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर सुपरस्टिशन की तरफ आ गए, नैरो माइंडेडनेस। कुछ लोग इतने ज्यादा जकड़ गए कि नहीं जी, अब तो भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगेगा, तो कुछ भगवान कृष्ण रूठ गए। ये नैरो माइंडेडनेस है, समझ रहे हो। तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। एजुकेशन पे देखेंगे, सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस वर अ ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि अब आप भगवान के गुणगान गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, पर भगवान ये तो नहीं कहता ना अपने कर्म मत करो। गीता में भी ये लिखा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करने के बाद भी अगर फल तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तो भगवान ने जरूर कुछ रचना कर रखी है। ठीक है, द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज लिमिटेड, बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, क्योंकि टेम्पल्स में थी, और टेम्पल्स के अंदर तो जी लग्जीरियस लाइफ जीने वाले ब्राह्मण थे। आप एक सुपर अथॉरिटी हो, क्या आप चाहोगे आपकी गद्दी छिन जाए? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला लोकेटेड इन बिहार, अब वो बिहार में है, एक हायर एजुकेशन के सेंटर थे। बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं। आर्कोलॉजीज, आर्कमेडीज, जो यहाँ से पढ़ पढ़ के वहां गए हैं अलग अलग देशों में, वो यही के पढ़े हुए निकले हैं। द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन वॉज एनकरेज सब्जेक्ट, वो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमशिला और नालंदा के जो द्वारपाल हुआ करते थे, उस टाइम पर वो इतने इतने स्कॉलर्स थे कि वहां कोई एग्जाम नहीं होता था। आप द्वारपाल ने ही आपसे अगर 4 सवाल पूछ लिया और आपने उन्हीं का जवाब नहीं दिया, तो तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। तो आप सोचो, जिसके द्वारपाल तक इतने हाईली एजुकेटेड है, तो टीचर्स का होंगे, है ना। लाइक द मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप वहां पर देखोगे। द रिलीजन, लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब डेवलप्ड हुए, इन विच भक्ति सेंस प्रीच, जहां पर भक्ति सेंस आए और अलग अलग सॉन्ग्स कंपोज करे। संस्कृत एंजॉय करी प्रोमिनेंसली। प्राकृतिक लैंग्वेज हुई। प्राकृतिक लैंग्वेज क्यों ज्यादा इन्फ्लुएंस करा जाता है? प्राकृत लैंग्वेज इसलिए ज्यादा क्रॉस, प्राकृत लैंग्वेज इसलिए बोला, दैट इज द कॉमन लैंग्वेज भाई, उस टाइम पर वही थी। ठीक है, आज हमारे टाइम पर हमारी लोकल लैंग्वेज हमारे लिए कॉमन है, तो अब आप समझो ना, हम लोगों के लिए इंग्लिश फेमिलियर हो चुकी है, कुछ कुछ शब्द फेमिलियर है। जैसे मैं आपको बोलूंगी ब्लैक बोर्ड, ये सब बच्चों के लिए फेमिलियर है, तो ये कॉमन लैंग्वेज बन गया है। बल्कि ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड नहीं कहा जाता, शामपट कहा जाता है। कौन सी टीचर तुम्हें बोलती है शामपट पर देखिए, यहाँ पर नेत्रों से दृष्टि डालिए? कोई बोलता है ऐसे? कोई नहीं बोलता। ब्लैक बोर्ड चेक करो, ये कॉमन हो चुकी है लैंग्वेज। ठीक है, वर यूज फॉर राइटिंग बुक्स ऑन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर प्राकृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करी जा रही थी।
आर्किटेक्ट एंड आर्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के आपको पेंटिंग्स और आपको पैलेसेस देखने को मिलेंगे और टेम्पल्स देखने को मिलेंगी, केव्स देखने को मिलेंगी। जैन मॉन्क, पेंटर, बंगाल में ये सारे मिनिएचर्स, ये सब चीजें डेवलप कर रहे थे। ये आपको, अब मैं वही चीज बोल रही हूँ, बहुत सारे सब में से कट गया है, ठीक है। तो जितना कंटेंट दिया हम उतना ही पढ़ेंगे। कुछ जो मुझे लगता है आपको बेसिक बताने का, वहां मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, कि वहां से क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे यहाँ पे लिंगराज का एक टेम्पल है भुवनेश्वर में, उसका पिक्चर आपको दिखा रखा है। मुक्तेश्वर एक टेम्पल है, जहां आप गए हो, मैं भी गई हूँ, उत्तराखंड में जो, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क में, सूर्य टेम्पल, ठीक है, ये 12th सेंचुरी का देखने को मिलता है। ट्रेड देखेंगे, इंडियन डेवलप ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये देखिए, ट्रेड हमने सबसे करा है, क्योंकि ट्रेड करेंगे नहीं तो तरक्की नहीं होगी, कॉमन सेंस है ना। बिजनेस बढ़ाओगे तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। मैंने क्यों बाहर अपना बोर्ड टांग रखा है? क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा तो फायदा क्या। जैसे एथिकली मैं ऑनलाइन क्लासेस अपनी पर्सनल भी दे रही हूँ, ठीक है, और मेरी पाठशाला मेरी अलग अलग वेबसाइट्स पर भी चल रही है, ठीक है। जो जैसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, वहां पर भी मैं पर्सनली पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वहां उन लोगों को कैसे पता लगेगा? जब तक मेरी चीजें इनहेंस दिखेंगी नहीं तो किसी को सपने तो आ नहीं रहे बेटा, है ना। तो ये क्या है, जब तक आप ट्रेड करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। दिस ब्रॉट इंडियन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेवलपमेंट इन द अदर कंट्रीज। यही से हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज से हमें अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिला है, क्योंकि हम उनसे एथिकली कनेक्ट हुए हैं। द कॉमन फीचर क्या रहा वहां पे? पॉलिटिकल रहा, सोशल रहा और कल्चरल राइट रहा। अगर हम किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, वहां का कल्चर, वहां का सोसाइटी, वहां का लैंग्वेज, वहां का फूड, वहां का कस्टम, वहां का रिलीजन, वहां का लैंडमार्क। मैंने आपको सब बताएंगे, क्योंकि हम यही देखते हैं। मैं अगर किसी दूसरे स्टेट में गई तो मैं सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करूंगी? यार वेदर अच्छा है, लोग बड़े हेल्पफुल है। मैं अब तुम्हें अपना वही एक लास्ट वाला मैंने तुम्हें बताया था, शायद याद होगा तुम्हें, मेरे को कहीं बाहर जाना था, ठीक है। मेरा एग्जाम, जैसे मेरे अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, अब मुझे जो बाहर जाना था वो इस मंथ नहीं जाना, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ जाना हो, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू द गर्मी देख रहे हो तो इस चक्कर में। तो मेरे को लास्ट टाइम किसी ने वॉशरूम यूज करने नहीं दिया। वहां का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? उस जगह का बेकार रहा होगा ना। क्या वॉशरूम भी यूज नहीं करने दे रहे? कोई बाहर बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आया है तो ये क्या है? बेकार है टूरिस्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट, ठीक है। तो हम सब चीजें देखते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है कि आप अपना फायदा भी देखो, मेरा फायदा भी देखो, ठीक है। तो लेटर ऑन दिस ये प्रूव हो गया कि ये ग्रेट बून था। हम कैसे, देखिए, बून मतलब होता है तरक्की करना, बैन मतलब होता है विश्राप। जैसे इसके ऊपर आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको वर्ड बता रही हूँ, पैराग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे पूछ लेंगे, ट्रेडर्स आर द बून और द बैन्स। क्या ट्रेडर एक अच्छी चीज रहे इंडिया के लिए या एक अभिशाप बन के निकले? नहीं जी, अच्छी चीज रहे, क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ आया तो अफगानिस्तान से जो चीज अच्छी आई होगी वो हमने देखी होगी ना। वो जो यहाँ से अच्छा ऑब्जर्व करके गए होंगे उन्होंने वहां बताया होगा। ऐसे टर्किश आए, मुगल्स आए, और कुछ टाइम के लिए कुछ रूलर्स यहीं के होकर रह गए। जैसे मुगल्स जब आए तो मुगल आए तो वो यहाँ के होकर रह गए, है ना। तो उन्होंने यहाँ की तरक्की के लिए काम करा, भले ही अपने फायदे के लिए काम करा पर अपने लिए करा। पर जब अंग्रेज आए तो वो लूटने आए। हम क्यों अंग्रेजों के लिए लूट शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारा इस्तेमाल करा। अंग्रेजों को लूटने से हमें कोई तरक्की नहीं हुई, रादर देन कुछ कुछ फील्ड्स में, जैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा वे ऑफ साइकिल, सम हाउ, मे बी, के रेफरेंस में बता रही हूँ। बट मोस्ट ऑफ द थिंग उन्होंने हमसे क्या करी है? एक्वायर ही करी है। कोई अच्छी चीज तो करी नहीं ना। किसी पर तुम 200 साल तक शासन करो, 200 तो मैं बता रही हूँ तुम्हें अकॉर्डिंग टू द बुक्स, राधा धनी ज्यादा ही था, है ना। आप मेंटली तो ज्यादा टाइम के लिए आए हो ना यहाँ पे, वो चीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये खजुराहो का एक टेम्पल है, ठीक है। ये खजुराहो का टेम्पल बेसिकली महादेव का टेम्पल है, ठीक है। यहाँ पे महादेव विराजते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मैंने आपको इसका चैप्टर 2 फाइनल पार्ट भी बता दिया है, ठीक है। अब हम इस
चैप्टर के रिविजन्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय।